गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिकल बॉन्डिंग में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। केमिकल बॉन्डिंग में अब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक तक हमने कवर अप करा दिया है और आज बारी है हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशंस को जानने की, एप्लीकेशंस को पढ़ने की। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ाई, जिसमें यह बताया गया कि लॉन पेयर जो होता है ये ज़्यादा रिपेल करता है एज कंपैरिजन टू द बॉन्ड पेयर। और अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो बात ये थी, लॉन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम रिपल्शन होता है, और सेंटर एटम के अराउंड जो सबसे कम रिपेल करता है वो होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड एंगल के विषय में कल जब हम अपने लेक्चर को कंक्लूड कर रहे थे तो हमने आपको दो बातें बताई। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। आप जानते हो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री होना है, और अगर sp2 है तो बॉन्ड एंगल आपका दैट इज 120 डिग्री होना है। बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री होना है, राइट। इसके बाद हमने आपको बताया था, और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जैसे CH4 होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को हमने समझाई कि हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp3 होती है, और बॉन्ड एंगल यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल NH3 का लिया, जहाँ पर हमने देखा एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है और बाकी सारे बॉन्ड पेयर। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 और बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्रीज। आज इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब एक रेगुलर ज्योमेट्री में जैसे ही लोन पेयर की एंट्री होती है तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, और पूरे 2 साल 11th और 12th नीट और जेई में जब जब बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके से आप बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं, आज हम मुख्य तौर पर पहले इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, करते हैं शुरू आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला हेडिंग है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड। ये लाइंस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होता है उसको बॉन्ड एंगल कहा जाता है। ये लाइन एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन दूसरे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, तो जो इन लाइंस के बीच में एंगल होता है उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। मतलब एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड। अब कौन कौन से फैक्टर आते हैं और किस किस सीक्वेंस में इन फैक्टर्स को आपने अप्लाई करना है, आज हम मुख्य तौर पर पहले इसी पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट्स आज जो भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं चंद पॉइंट आपको आज के लेक्चर में बताए जाएंगे। अगर आपने उनको ध्यान में रखा तो ना कि केवल 11th बल्कि मैं ये कहता हूं 3-4 साल तक आप बॉन्ड एंगल के किसी भी क्वेश्चन में विचलित नहीं हो पाएंगे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। जब जब बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आता है तो आपने किस तरीके से उसको टैकल करना है। प्यारे बच्चों, बॉन्ड एंगल को जो अफेक्ट करता है सबसे पहला फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट फैक्टर आपने जो देखना होता है वो हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है। हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है बॉन्ड एंगल चेंज होता है। आपने देखा कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। आपने देखा कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। और आपने देखा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट का होता है। इसका मतलब अभी आप अपने दिमाग में एक बात अच्छे से डाल लें, जब जब बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको जो लुक फॉरवर्ड करना है, आपने जो ध्यान देना है वो केवल और केवल सबसे पहले
हाइब्रिडाइजेशन पे ध्यान देना है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपसे हम क्वेश्चन पूछने लगे, हमारा आपसे क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू इज, पहला क्वेश्चन होता है इस प्रकार, विच पोजेस मोर बोन एंगल। यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं कि बताओ भाई विच पोजेस मोर बोन एंगल। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आता है ए पार्ट, और ए पार्ट में हम पूछते हैं कि भाई BeCl2 और BCl3 में बताओ ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा और क्यों। इसके बाद बी पार्ट में हम आपसे पूछते हैं BCl3 है आपके पास और CCl4 है आपके पास, आपको इनके अंदर बताना है। थर्ड पार्ट में आपको बताना है आपके पास BeCl2 है, आपके पास BCl3 है और आपके पास CCl4 है। आपको इनमें यह बताना है किस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा और किस में सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा। तो सबसे पहले आप 11th क्लास स्टूडेंट्स हंसते खेलते प्यार से, सबसे पहले आप जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। किस प्रकार, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट बिगिंस। सबसे पहले हम ए वाले का सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। आपने चेक करना है BeCl2 में और आपने चेक करना है BCl3 में। हमने आपको स्टेरिक नंबर से बताया हुआ है और स्टेरिक नंबर से बताया हुआ है किस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सेंटर एटम के अराउंड 2 एटम हैं, सेंटर एटम के अराउंड 3 एटम हैं, नंबर ऑफ एटम्स अटैच 2 हैं, नंबर ऑफ एटम्स अटैच 3 हैं। यहां पर भी लोन पेयर नहीं है, यहां पर भी लोन पेयर नहीं है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब आप भली बात जानते हैं sp में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री और sp2 में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो यहां पर बड़े आसानी से बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से बॉन्ड एंगल बता पाएंगे। तो आपने देखा कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो BeCl2 में BCl3 से ज़्यादा होगा। मतलब यहां पर इसका आंसर बड़ा सिंपल है, बड़ा साधारण है कि बॉन्ड एंगल जो है वो BeCl2 में ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू BCl3। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको दिया हुआ है BCl3 और आपको दिया हुआ है CCl4, या आप इसे CH4 कर लो, एक ही बात है। नंबर ऑफ एटम्स अटैच 3, नंबर ऑफ एटम्स अटैच 4। यहां भी लोन पेयर नहीं, यहां भी लोन पेयर नहीं। इसमें स्टेरिक नंबर 3 आएगा, इसमें स्टेरिक नंबर 4 आएगा। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 आएगी और यहां पर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। अब आप भली बात जानते हैं sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्रीज 28 मिनट। तो साधारण सी बात है, यहां पर आपको पता लग जाएगा BCl3 में जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू CH4। तो यहां पर भी आंसर बड़ा सिंपल सा है कि भाई BCl3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो CCl4 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। राइट, अब चलते हैं, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है 11th क्लास स्टूडेंट्स, वहां पर आपको ये तीनों इकट्ठे दे रखे हैं। आपके पास BeCl2 है, आपके पास BCl3 है और आपके पास CCl4 है या CH4 है, एक ही बात है। आप स्टेरिक नंबर की मदद से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp3 है, इस प्रकार आपकी हाइब्रिडाइजेशन आप लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। राइट, आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने वाले हैं और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर sp3। आप जानते हैं sp में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, sp2 में उससे कम और सबसे कम sp3 में। तो आप बड़े इजीली, बड़े आसानी से आप अरेंज कर पाएंगे बॉन्ड एंगल। सबसे ज़्यादा BeCl2 में, इसके बाद BCl3 में और सबसे कम जो होने वाला है वो CCl4 के अंदर बॉन्ड एंगल होने वाला है। इस प्रकार आप बड़े प्यार से, बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा
BCl3 में उससे कम, और सबसे कम जो होगा वो CCl4 के अंदर होगा। 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज का पूरा टॉपिक जो बेस्ड है सारा का सारा MCQs पर बेस्ड होता है। आज हम हल्के से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके तुरंत बाद जस्ट कैसे क्वेश्चंस MCQs में आते हैं उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, चलते हैं सेकंड फैक्टर। और सेकंड फैक्टर अब कौन सा है? एक एग्जांपल पहले यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो अगर आपसे क्वेश्चन 11th क्लास स्टूडेंट इस तरीके से पूछा जाता है, आवाज नहीं भाई, अब अगर आपसे क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से, नाउ टाइप 2 क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं? टाइप 2 क्वेश्चंस में आपको अरेंज करना है, टाइप 2 में CH4 है और आपके पास NH3 है, और आपसे पूछा जाए A पार्ट, B पार्ट है आपके पास NH3 और यहां पर है H2O। अब आपसे पूछा जाए, और इसी में C पार्ट कर लेते हैं, अगर ये कंबाइन होके आ जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और मल्टीपल चॉइस में बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए CH4 NH3 और H2, राइट, आपसे इनमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आया CH4 NH3 में बॉन्ड एंगल बताइए, NH3 H2O में बॉन्ड एंगल बताइए, CH4 NH3 और H2O में बॉन्ड एंगल बताइए, किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, या इन तीनों को बढ़ते हुए बॉन्ड एंगल के क्रम में अरेंज करिए। 11th क्लास स्टूडेंट्स ध्यान से, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट बिगिंस। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है CH4 एंड NH3। अब आप एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में लेता हूं, इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में लेता हूं। यहां पर आप स्टेरिक नंबर निकालेंगे, और आप जानते हैं जब हम स्टेरिक नंबर की बात करते हैं, सेंटर एटम के अराउंड यहां पर 4 एटम हैं, तो स्टेरिक नंबर यहां आएगा 4। यहां पर सेंटर एटम के अराउंड नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 3 और एक लोन पेयर, सो 3 + 1, यहां भी आपका आया 4। स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4। सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आई sp3 और यहां पर भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, दोनों जगह आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब आप जानते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, देन रिमेंबर दैट एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल यहां भी आपका होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दैट इज 109 डिग्रीज 28 मिनट, और यहां भी 109 डिग्रीज 28 मिनट, राइट। तो इसका मतलब यहां पर अब आपका पहला फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई। अब आप याद रखेंगे 11th क्लास स्टूडेंट्स, अगर हाइब्रिडाइजेशन से आंसर नहीं निकलता तो फिर आपने चेक करने हैं लोन पेयर, और लोन पेयर में क्या रिलेशनशिप होता है? लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। हमेशा याद रखेंगे सेकंड फैक्टर होता है लोन पेयर, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। इस बात को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया CH4 एक भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरा एग्जांपल NH3 एक लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, 107 हो जाता है, एक लोन पेयर आया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। H2O में 2 लोन पेयर होते हैं और बॉन्ड एंगल 104 डिग्री हो जाता है, 104 डिग्रीज हो जाता है। तो याद रखेंगे जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो चेक करोगे अब आप लोन पेयर चेक करो, यहां पर लोन पेयर 0, यहां पर लोन पेयर 1, और हमने कहा जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो इसका मतलब एक लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर 0, जहां पर लोन पेयर कम होंगे वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसका मतलब CH4 में बॉन्ड एंगल
NH3 से ज़्यादा होगा, राइट। तो आप आगे बढ़ने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, किस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले आप चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन, सीक्वेंस नहीं पलटनी है, सीक्वेंस नहीं बदलनी है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन से आंसर आपको ना मिले तब जाके आपको लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, राइट। चलिए बढ़ते हैं, ये ए पार्ट था, अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। प्यारे बच्चों, जैसे ही अब हम बी पार्ट पे बढ़ते हैं, बी पार्ट की और आगे बढ़ रहे हैं। बी पार्ट में आपका NH3 एक लोन पेयर, और आपके पास है H2O, यहां पर हैं आपके 2 लोन पेयर। अब आंसर कमेंट सेक्शन पे आपने दे दिया है, ऑल राइट। जिन बच्चों ने अभी तक टाइप नहीं किया, आशा करता हूं फटाफट आंसर टाइप करें। भाई यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 4 3 प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच 3 प्लस 1 लोन पेयर 4, और आप जानते हैं अगर स्टेरिक नंबर 4 है हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर भी आप स्टेरिक नंबर निकालने वाले हो, और स्टेरिक नंबर जब आप इस वाले केस में निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच 2 हैं और 2 आपके लोन पेयर हैं, यहां भी स्टेरिक नंबर 4 आ गया। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहां भी sp3 और यहां भी sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन से आंसर नहीं आएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन से आंसर ना आए तो लोन पेयर, मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल, राइट। तो अब आप आंसर चेक करोगे लोन पेयर के हिसाब से, यहां पर लोन पेयर 1 है, यहां पर लोन पेयर 2 है, यहां पर 2 है, तो अब आप जानते हो जहां लोन पेयर कम होगा वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यहां पर लोन पेयर कम है, इसलिए बॉन्ड एंगल NH3 के अंदर ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू बॉन्ड एंगल इन H2, राइट। इसके बाद अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बड़ा सिंपल है, राइट। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। यहां पर आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्यारे बच्चों बढ़ते हैं लास्ट टाइप की तरफ, और लास्ट टाइप आपका क्या है? लास्ट टाइप है आपका ये, यहां पर स्टेरिक नंबर 4 आएगा। अब डायरेक्ट स्टेरिक नंबर 4, और 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी यही होगी, यहां भी यही होगी, यहां भी यही होगी, क्लियर। इसमें भी sp3, इसमें भी sp3 और इसमें भी sp3, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन लोन पेयर फिर चेक करना है। लोन पेयर यहां पर है 0, यहां पर है 1, इसके अंदर 1 लोन पेयर, इसके अंदर 2 लोन पेयर। आप जानते हो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। इसका मतलब यहां लोन पेयर सबसे कम, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। 1 लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल सबसे कम, और ये आपका आंसर रहेगा। आशा करता हूं आपके बड़े अच्छे तरीके से, बड़े दुरुस्त तरीके से, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपके 2 कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट लोन पेयर वाला आपके क्लियर हो जाता है कि 2 फैक्टर आपको 12th क्लास तक जब बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आता है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लगाएंगे, इसके बाद आप लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब चलते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। थर्ड फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चों साइज ऑफ सेंटर एटम। साइज, और साइज है सेंटर एटम का। देखिए, अब कई बार केसेस में अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आए और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, नाउ चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड टाइप का क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, टाइप सी। आपको बताना है किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और क्यों। विच possess more bond angle। ए पार्ट आता है NH3 और आपके पास आता है PH3। आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई इन दोनों में, बी पार्ट है आपके पास H2O
और H2S। आपको इन दोनों केस में बेस्ट एग्जांपल है, आज का लेक्चर जो 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स भी हमारा देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें, ये ना कि केवल 11th क्लास के लिए बल्कि 12th क्लास, नीट और जेई सबके लिए आज का लेक्चर हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, चलो बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और ए पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके जहां तक ए पार्ट की हम बात करते हैं, सबसे पहले NH3 एक लोन पेयर, PH3 एक लोन पेयर। यहां पर आप देखेंगे स्टेरिक नंबर सेंटर एटम से अराउंड 3 एटम्स प्लस एक लोन पेयर, सेंटर एटम से अराउंड 3 एटम प्लस एक लोन पेयर, यानी कि स्टेरिक नंबर रहेगा सेम और हाइब्रिडाइजेशन भी रहेगी सेम, sp3, यहां पर भी sp3। पहला हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इसमें sp3, इसमें sp3। हाइब्रिडाइजेशन से आंसर ना निकले तो लोन पेयर पे जाओ, तब आप लोन पेयर पे जाओ। अब हम चलेंगे लोन पेयर की तरफ। स्पेशल थैंक्स टू वंश चौहान। राइट, अब आप देखिएगा वंश ने हमें एक छोटी सी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में दी है और अब चीजें आपको और क्लियर और बेटर कैसे दिखाई पड़ेंगी। देखिए, अब फिर आपने चेक करना है लोन पेयर। यहां पर भी लोन पेयर एक है, यहां पर भी लोन पेयर एक है, मतलब ना तो आंसर हाइब्रिडाइजेशन से आया, उसके बाद ना आंसर आपका लोन पेयर से आया। जब आपका इन दोनों फैक्टर काम ना करें तब सीक्वेंस में तीसरे फैक्टर पर तब जाना है, और तीसरा फैक्टर है साइज। साइज ऑफ द सेंटर एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। सेंटर एटम का जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल वैसे वैसे कम होता जाएगा। यहां पर अब आप चेक करें, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है और फास्फोरस का नंबर 15 होता है। नाइट्रोजन में सेंटर एटम पे अब आप ध्यान दें, साइज पे ध्यान दें, साइज पे आप ध्यान दें। राइट, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, 3 शेल होते हैं, इसमें 2 शेल होते हैं, और हमने कहा साइज ऑफ द सेंटर एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। राइट, साइज बड़ा है, बॉन्ड एंगल कम होगा, यहां पर साइज छोटा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे, और ध्यान इस बात का रखना है कि सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बी पार्ट, और बी पार्ट है आपका H2O में और H2S में। प्यारे बच्चों, अब H2O में और H2S में आपने डिस्कस करना है, आपने डिस्कस करना है। राइट, आप डिस्कस करने वाले हैं H2O को और आप डिस्कस करने वाले हैं H2S को। कैसे डिस्कस करते हैं देखिए। हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे sp3, हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे sp3, लोन पेयर चेक करोगे, लोन पेयर चेक करोगे 2 आएंगे, लोन पेयर चेक करोगे 2 आएंगे। अब जब आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक कर ली, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर ली, आपने लोन पेयर चेक कर लिए, लोन पेयर चेक कर लिए, और आंसर अगर आपका निकल के नहीं आता तो फिर आप लुक फॉरवर्ड करेंगे, फिर आप तैयारी रखेंगे किसकी तरफ, आप देखने वाले हैं साइज ऑफ सेंटर एटम। सेंटर एटम का यहां पर साइज छोटा है, ऑक्सीजन में 2 सेल होते हैं, सल्फर में 3 सेल होते हैं, इसका साइज छोटा होता है, सल्फर का जो साइज होता है वो बड़ा साइज होता है, और आप जानते हैं साइज ऑफ द सेंटर एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। साइज छोटा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। राइट, तो इसका मतलब H2O में जो बॉन्ड एंगल होगा वो H2S के मुकाबले ज्यादा होगा। इस प्रकार आपने बड़े अच्छे से आपने हर टाइप का क्वेश्चन 11th क्लास स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द बॉन्ड एंगल आपने सॉर्ट आउट कर देना है। पूरी केमिस्ट्री में 12th क्लास तक आपको इन 3 फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर जब जब केमिस्ट्री में 2 साल आप जब जब बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आए, बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है, आपने इन 3 फैक्टर के अलावा किसी और फैक्टर पे ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है।
फटाफट से आप इसको नोट करें, क्योंकि अब हम इसको करने वाले हैं रब। अब आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछे जा सकते हैं, होमवर्क में आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज BF3 और NF3 में आपको कंपेयर करना है बोन एंगल किस में ज़्यादा है और क्यों। नंबर 1। नंबर 2, आपको कंपेयर करना है 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है NH3 में, और आपको कंपेयर करना है NH4 पॉजिटिव में, राइट। सी पार्ट आपके लिए आता है, आपको कंपेयर करने हैं बोन एंगल्स, NH3 के अंदर कंपेयर करना है, PH3 के अंदर कंपेयर करना है, आपको ASH3 के अंदर कंपेयर करना है, आपको SBH3 के अंदर कंपेयर करना है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो 12th क्लास के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं, वाई बोन एंगल in H2O is 104 degrees 5 minutes and bond angle in H2S is 98 degrees. H2S is 98 degrees. अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो समझ जाइएगा कि बॉन्ड एंगल में फिर जेई और नीट के लेवल का आपका कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के आ ही नहीं सकते। चलो लाडलो करते हैं ट्राई, ऑलराइट, और ट्राई करते हैं BF3 और NF3 के बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं। अब यहां पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बात करूं, एक में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एक में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो सबसे पहले आप एक तो सीक्वेंस ब्रेक मत करना, और अगर सीक्वेंस ब्रेक आपने बिल्कुल नहीं करनी है, पहले हाइब्रिडाइजेशन फिर लोन पेयर चेक करना है और उसके बाद लास्ट में साइज चेक करना है। तो यहां तो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन है, और आप जानते हैं sp2 में बॉन्ड एंगल sp3 के मुकाबले ज्यादा होता है, तो इसका मतलब यहां पर बॉन्ड एंगल BF3 में ज्यादा होने वाला है एज कंपेरिजन टू NF3। अब यहां पर आप इसमें जब आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, यहां sp3 और यहां भी sp3, भाई सेंटर एटम से 4 एटम अटैच हैं, यहां 3 एटम और एक लोन पेयर, यहां भी स्टेरिक नंबर 4, यहां भी स्टेरिक नंबर 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3। अब आप करो लोन पेयर चेक, यहां एक लोन पेयर, यहां लोन पेयर है नहीं, और आप जानते हैं जहां पर लोन पेयर कम होता है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, लोन पेयर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो आपने आंसर देना है कि भाई बॉन्ड एंगल जो है वो NH4 पॉजिटिव में, क्योंकि यहां कम लोन पेयर है इसीलिए इसमें ज्यादा होगा। तीसरे वाले में आप चेक करो, नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंटर एटम 3, एक लोन पेयर, 3 एटम एक लोन पेयर, 3 एटम एक लोन पेयर, 3 एटम एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 आपको देखने को मिलेगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद लोन पेयर आप चेक करोगे, एक लोन पेयर एक लोन पेयर एक लोन पेयर एक लोन पेयर। अब आप जानते हैं लाडलो, अगर पहले 2 फैक्टर सेम हो जाएं तो फिर चेक करते हैं थर्ड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर कौन सा है? साइज। यहां पर आप देखेंगे नाइट्रोजन में 2 शेल होते हैं, फास्फोरस में 3 शेल होते हैं, आर्सेनिक में 4 शेल होते हैं और एंटीमनी में 5 शेल होते हैं। इसका साइज सबसे छोटा, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, इसका साइज उससे बड़ा, बॉन्ड एंगल उससे छोटा, इसमें सबसे छोटा, और सबसे कम जो बॉन्ड एंगल होगा वो SBH3 के अंदर सबसे छोटा बॉन्ड एंगल होगा। इसे अमोनिया कहते हैं, इसे स्टीबाइन कहते हैं। इसका मतलब अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा और स्टीबाइन के अंदर जो एंगल SBH होगा वो सबसे कम होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पहले टाइप का, बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन। अब कई बार 12th क्लास में, 11th क्लास के लेवल पे नहीं, 12th क्लास के लेवल पे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से, मयंक एंड मनन, अभय चिल्लर, ऋतिक, आन्या, सारे के सारे ध्यान से सुनो, वाशुपुत्र, सारे के सारे, खुशी जैन, सारे के सारे ध्यान से सुनो। कैसे? देखिए,
आपसे पूछा गया भाई बॉन्ड एंगल H2O में तो 105 डिग्रीज 104 डिग्रीज है और H2S में बॉन्ड एंगल कितना है 98 डिग्रीज है। अब इसमें बच्चे पजल हो जाते हैं और बच्चे इसे मतलब सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर हम वाटर की बात करते हैं तो सोचना शुरू कर देगा 104 क्यों आया, H2S की बात है तो सोचना शुरू कर देगा 98 क्यों आया। मैं तो ये कहता हूं 104 और 98 पर ध्यान ना देके इस बात पे ध्यान दो। किस बात पर आपने ध्यान देना है, आपको ध्यान इस बात पर देना है कि यहां पर बॉन्ड एंगल कम है और यहां ज्यादा है। चलो चेक करते हैं यहां ज्यादा क्यों है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो sp3, यहां चेक करोगे sp3, लोन पेयर यहां दो, लोन पेयर 2 हैं, लोन पेयर 2 हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर से आंसर ना आए तो जाना है साइज ऑफ सेंटर एटम पे। आप जानते हो साइज ऑफ सेंटर एटम जो होगा वो ऑक्सीजन यहां पर सेंटर एटम है, सल्फर यहां पर है। ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और सल्फर का साइज बड़ा होता है। साइज ऑफ द सेंटर एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। इसका मतलब बॉन्ड एंगल H2O में ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू H2S। यहां पर आकर आज का जो पहला टाइप होता है बड़े आसान तरीके से हर लेवल का क्वेश्चन इसमें हमने आपको कवर अप कराया, हर टाइप का हर लेवल का क्वेश्चन आपको कवर अप करा दिया और आशा करता हूं इस तरीके से बड़े प्यार से बड़े आसानी से आप हर टाइप का क्वेश्चन एसोसिएटेड विद बॉन्ड एंगल आप अब 12th क्लास तक 11th क्लास स्टूडेंट्स मेरे बच्चे छोड़ने वाले नहीं हैं। राइट, फटाफट से करो नोट और चलते हैं फिर सेकंड टॉपिक की तरफ और सेकंड टॉपिक है हमारा बॉन्ड लेंथ। अब बारी है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जानने की और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे बॉन्ड लेंथ के नाम से पहचाना जाता है। भाई बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की लेंथ कितनी है। स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, लेकिन जब आपको साइंटिफिक डेफिनेशन लिखनी होती है तो बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। भाई ये 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बॉन्ड लेंथ के नाम से पहचाना जाता है। दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। सो एक बार रिपीट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अब ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बॉन्ड लेंथ के नाम से पहचाना जाता है, बॉन्ड लेंथ के नाम से पहचाना जाता है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बार बार रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ के नाम से पहचानते हैं। अब सवाल आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। यहां पर भी हम जैसे आज हमने फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत की उसी तर्ज पे उसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसी सीक्वेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आपने बॉन्ड एंगल पे फैक्टर्स को किस सीक्वेंस में अप्लाई करना है उस पर ध्यान दिया, उस पर बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं 2 साल 11th क्लास और 12th क्लास दोनों साल। इसी प्रकार सेकंड फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सेकंड पॉइंट फैक्ट भी, बॉन्ड लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस पे भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर 2 साल बॉन्ड लेंथ पे कोई क्वेश्चन आता है तो किस सीक्वेंस में आपने फैक्टर्स को चेकआउट करना है। सबसे पहला फैक्टर होता है जिस पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है और पहला फैक्टर होता है साइज। हमेशा याद रखेंगे साइज पहला फैक्टर होता है एंड साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मोर इज द साइज ऑफ द एटम या कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम का साइज जितना बड़ा होता है उनकी बॉन्ड की लेंथ उतनी ज्यादा होती है। मोर इज द साइज हायर विल बी द बॉन्ड लेंथ। कैसे, देखिए ये 2 एटम है जिनका साइज छोटा है और ये 2 एटम है जिनका साइज बड़ा है। तो यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा
यहां पर बॉन्ड लेंथ इतनी है और यहां पर बॉन्ड लेंथ इतनी है। तो आप जान गए, आप पहचान गए पहला फैक्टर, सिंपल सा, साधारण सा, मोर इज द साइज हायर विल बी द बॉन्ड लेंथ। अब आपसे 11th क्लास स्टूडेंट्स, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरा ध्यान से देखिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of bond length, in increasing order of bond length। पहला बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से नोट करेंगे। देखिए, आपसे पूछा जाता है, आपके पास Cl2 है, आपके पास Br2 है और आपके पास I2 है। इन्हें आपको तीनों को बढ़ते हुए बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज करना है, राइट। बी पार्ट, आपसे पूछा जाता है HCl है, क्लियर है, आपके पास HBr है, आपके पास HBr है और आपके पास HI है, आपके पास HI है। इसके बाद तीसरा पार्ट आपसे पूछा जाता है, थर्ड पार्ट आपसे पूछा जाता है, आपके पास CH4 है और आपके पास CCl4 है। इन तीनों क्वेश्चंस को आपने बढ़ते हुए बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज करना है। स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, जब 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल दे रखे हों, एक सबसे छोटा अरेंज कर दो, एक सबसे बड़ा अरेंज कर दो। आप जानते हैं Cl और Cl में ऐसे, I और I में ऐसे। अब समझ जाओ कि सर ने क्यों इसको छोटा बनाया है और क्यों इसे जानबूझ के बड़ा बनाया है। समझ आइएगा, क्यों इसे छोटा बनाया जा रहा है और क्यों इसे बड़ा बनाया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन का होता है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, मोर इज द साइज हायर विल बी द बॉन्ड लेंथ। तो साधारण सा आंसर यहां पर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो आयोडीन की होगी, उससे कम बॉन्ड लेंथ ब्रोमीन की होगी और सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ होगी यहां पर क्लोरीन की होगी। इसका मतलब Cl2 सबसे छोटा होगा और आयोडीन यहां पर सबसे बड़ा होगा, राइट। बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यश, बेटे यश, इधर ध्यान दो आप। अब देखिए, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन बेटा ये है, HCl, HBr और HI, इन तीनों मॉलिक्यूल्स को आपको बढ़ते हुए बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज करना है। ऑलराइट, अब बारी है यहां से। देखो, H के कारण तो बेटा डिफरेंस नहीं आएगा बॉन्ड लेंथ में। अगर बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आएगा तो आपका Cl, Br और I के कारण आएगा। तो हमने कहा जब जब बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज करना है तो आपको सबसे पहले साइज पे ध्यान देना है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। यहां पर इससे बड़ा साइज Br का होगा और इससे बड़ा साइज आयोडीन का होगा। इसका साइज सबसे छोटा, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज सबसे बड़ा। तो अब आप जानते हैं साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मोर विल बी द साइज, हायर विल बी द बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इसकी होगी, उससे छोटी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो HBr और सबसे छोटा जो होगा वो HCl का होगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में CH4 में और CCl4 में अगर आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है तो कार्बन के कारण तो डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर डिफरेंस आएगा तो आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन के कारण आएगा। अब आप जानते हैं सबसे पहला फैक्टर बॉन्ड लेंथ में जो चेक करना है, 11th क्लास दिमाग में बैठा लीजिए, साइज को चेक करना है। साइज क्लोरीन का बड़ा है, हाइड्रोजन का छोटा है, राइट। मोर विल बी द साइज, हायर विल बी द बॉन्ड लेंथ। सो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो CCl4 की ज्यादा होगी और CH4 की कम होगी। ऑलराइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सेकेंड फैक्टर, अगर
कई बार साइज से, अगर कई बार साइज से अगर आंसर ना आए तो उस केस में फिर आप जो सेकंड फैक्टर चेक करने वाले हैं वो सेकंड फैक्टर आप चेक करने वाले हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है, जैसे डी क्वेश्चन आपसे आ जाए, भाई हमारे पास एक बार ए और ए में सिंगल बॉन्ड है, ए और ए में एक बार डबल बॉन्ड है, और ए और ए में एक बार ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लिसिटी 1 है, यहां पर मल्टीप्लिसिटी 2 है, और यहां पर मल्टीप्लिसिटी 3 है। मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स में सिंगल बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी 2 का मतलब है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के अंदर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, और मल्टीप्लिसिटी 3 का मतलब है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम में 3 आपके बॉन्ड्स बने हैं, राइट? सो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब मल्टीप्लिसिटी का बॉन्ड लेंथ से क्या रिलेशनशिप होता है जानने की कोशिश करते हैं, राइट? मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपकी केमिस्ट्री के सर से, मान लो अमित सर से, तो हमारे आपके बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। केवल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केवल एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब मान लो अमित सर आपके चाचा भी हैं और आपके टीचर भी हैं, तो मेरे और आपके बीच में 2 बॉन्ड हैं, एक चाचा का बॉन्ड है और एक हम आपके टीचर हैं, ये भी बॉन्ड है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। तीसरा, अगर मान लो मैं आपके स्कूल में प्रिंसिपल भी हूं, मतलब मेरे और आपके बीच में केमिस्ट्री के ट्यूटोरियल भी हैं, टीचर भी हैं, आपके प्रिंसिपल भी हैं और आपके चाचा भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप बताओ, आप सबसे नजदीक मेरे कब होंगे? जब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, या जब टीचर स्टूडेंट प्लस चाचा भी हैं, या तीसरे केस में मेरे और आपके बीच में जब 3 बॉन्ड हैं, हम आपके टीचर भी हैं और मान लो आपके स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं और साथ के साथ चाचा भी हैं। तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मल्टीपल्स में बढ़ेगा, बच्चे में और अमित सर में नजदीकियां और ज्यादा आएंगी। जब आप में सिंगल फोर्स है तो बच्चा थोड़ा सा दूर रहेगा, जब चाचा भी हैं टीचर भी हैं तो थोड़ा सा और हमारे मन के, हमारे दिल के नजदीक रहेगा। और अगर मान लो प्रिंसिपल भी हैं, टीचर भी हैं और चाचा भी हैं, तो हमारे आपके बीच में नजदीकियां और ज्यादा रहेंगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और एटम्स पास आते हैं। एटम्स पास आते हैं, एटम्स पास आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एटम्स पास आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन आ गया, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, एटम्स होंगे पास, एटम्स आ जाएंगे पास, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, सबसे कम इसमें होगी, राइट? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, आपसे क्वेश्चन आ जाता है, भाई आपके पास F2 है, आपके पास O2 है और आपके पास N2 है। इन्हें बढ़ते हुए बॉन्ड लेंथ के क्रम में आपको अरेंज करना है, राइट? आ जाओ जी। फ्लोरीन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है। आपको सेकंड फैक्टर बताया, क्या बताया हमने? सेकंड फैक्टर मल्टीप्लिसिटी है। मल्टीप्लिसिटी लेकिन तब चेक करना है जब आपको साइज से आंसर ना मिले। तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी आप चेक करेंगे, मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी।
यहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी क्योंकि मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा, राइट, ये सबसे छोटा होगा, और एफ में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये था हमारा सेकेंड फैक्टर जिसको मल्टीप्लिसिटी के नाम से पहचानते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, एटम सेम है, एटम सेम है, एटम सेम है, साइज सेम होगा, और अगर साइज सेम होगा तो साइज से आंसर नहीं आएगा, तो उसके केस में, सेकंड केस में देखा करते हैं मल्टीप्लिसिटी। चलते हैं और नए एग्जाम्पल्स की तरफ। यश, नए एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। नया एग्जाम्पल है, इथेन है आपके पास, इथीन है आपके पास, इथीन है आपके पास, और इथाइन है आपके पास। अब आपसे कहा जाता है भाई इन्हें बढ़ते हुए बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज करिए। तो आप भली बाती जानते हैं, आप भली बाती जानते हैं, यहां पर एटम सेम होंगे, कार्बन कार्बन में बॉन्ड, कार्बन कार्बन में बॉन्ड, और कार्बन कार्बन में बॉन्ड, तो साइज तो सेम रहेगा। जब साइज सेम रहे वी विल चेक मल्टीप्लिसिटी। यहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, एटम्स पास आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ होगी, सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ होगी वो आपकी CH ट्रिपल बॉन्ड CH में होगी, इसमें होगी। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आगे नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट, इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। लास्ट पार्ट आता है, अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल साइज से आंसर ना मिल रहा हो, मल्टीप्लिसिटी से आंसर ना मिल रहा हो, साइज सेम हो, मल्टीप्लिसिटी सेम हो, इसी सीक्वेंस में आपने ऑर्डर लगाना है, इसी सीक्वेंस में आपने ऑर्डर लगाना है। तो थर्ड केस में जो थर्ड फैक्टर आपका आता है, जो थर्ड फैक्टर आपका आता है, जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, और वो थर्ड फैक्टर आपका होता है, थर्ड फैक्टर आपका होता है, दिस थर्ड फैक्टर इज बेसिकली दैट इज लोन पेयर। हमेशा याद रखो, लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, एज इट वॉज टोल्ड बाई वेस्पर थ्योरी। तो दो एटम में अगर लोन पेयर होते हैं रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है, एटम दूर जाते हैं और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। लोन पेयर बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, एटम दूर जाते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। कैसे? जस्ट चेक इट आउट। यहां पर आपसे क्वेश्चन आ जाए जी, और आपसे कहा जाने लगे भाई हमारे पास ए और ए दो एटम हैं, सिंगल बॉन्ड है, यहां पर आपके पास एटम है ए और ए, यहां पर सेम एटम है, यहां पर है एटम ए और ए, 1 2 3 और 4। आपसे कहा जाए इन तीनों मॉलिक्यूल्स को बढ़ते हुए बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज करिए, इनको बढ़ते हुए बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज करिए। तो आप सबसे पहले साइज को चेक करें, ए और ए, ए और ए, ए और ए, साइज सेम क्योंकि एटम सेम। मल्टीप्लिसिटी है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर थर्ड फैक्टर को चेक करें, लोन पेयर जैसे ही मॉलिक्यूल में आता है रिपल्शन बढ़ता है, एटम दूर जाते हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, यहां पर 4 लोन पेयर, लोन पेयर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा। आपसे ये वाला क्वेश्चन है, स्टार मार्क करते हैं इसको। आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ यहां पर फ्लोरीन में O2 में N2 में F2 O2 और N2 किसमें बॉन्ड लेंथ कम है और किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसको जस्टिफाई करने के 2 रीजन आपके पास हो सकते हैं। पहला रीजन, फ्लोरीन में अगर आप चेक करते हैं 3 लोन पेयर इधर, 3 लोन पेयर इधर, 3 लोन पेयर इधर। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इधर इस वाले पे, 2 लोन पेयर इस पे। यहां पर 1 लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, 1 होता है इस नाइट्रोजन पे। यहां पर 2 लोन पेयर,
यहां पर 4 लोन पेयर, यहां पर 6 लोन पेयर। लोन पेयर बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब लोन पेयर मैक्सिमम, जितने ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो F2 की बॉन्ड लेंथ N2 के मुकाबले दोनों कारणों से ज्यादा होती है। एक तो मल्टीप्लिसिटी कम होती है और दूसरा लोन पेयर मैक्सिमम होते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर अप किए। पहला टॉपिक हमने कवर अप कराया आपको बॉन्ड एंगल और दूसरा हमने कवर अप कराया बॉन्ड लेंथ। राइट? किन किन फैक्टर पर बॉन्ड एंगल, किन किन फैक्टर पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है। आशा करता हूं मस्ती में झूमते हुए पूरा लेक्चर आपके ये अभी तक का समझ में आ गया होगा। अब बॉन्ड लेंथ की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है और एप्लीकेशन ये होती है, नोट करके यहां पर मैं लिखता हूं एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन ये होती है कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, इसका मतलब अगर आपको यह पता लग जाए किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। नोट करके, लास्ट की वर्डिंग है ये मेरी आज के लेक्चर की, इसे अभी आप ध्यान से सुनते रहें और समझते रहें। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इन तीनों मॉलिक्यूल में ये बताओ किसी रिएक्शन में Cl2 लिया जाए, Br2 लिया जाए और I2 लिया जाए, और आपसे कहा जाए बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप जब जब रिएक्टिविटी की बात हो तो हमेशा बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे। जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एक एग्जांपल हम लेते हैं और एग्जांपल ये है, एक बार हम ये वाला बॉन्ड ले लेते हैं और एक बार हम ये वाला बॉन्ड ले लेते हैं। एक बार ये वाला बॉन्ड लिया, छोटा बॉन्ड लेंथ है, एक बार ये वाला बॉन्ड लिया। किसको तोड़ना आसान है? सीधी सी बात है, जहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उसे तोड़ना आसान होगा। मॉलिक्यूल जितनी जल्दी टूटता है उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनता है। राइट? मोर इजियर इज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, हायर विल बी द रिएक्टिविटी। और टूटेगा कौन जल्दी से? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसमें बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं और प्रोडक्ट इजीली बन जाता है। यानी कि मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ, हायर विल बी द रिएक्टिविटी। मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ, हायर विल बी द रिएक्टिविटी। अब इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आपने, ये तो ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, ये तो ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, और ये वाला ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का। सेम ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का, क्योंकि आप जानते हैं बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, और सेम ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का। इसी प्रकार यहां पर भी ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का और सेम ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का, सेम ऑर्डर रिएक्टिविटी का। यहां पर भी एक रिएक्शन में F2 लिया जाए, उसी रिएक्शन में O2 लिया जाए, उसी रिएक्शन में एक बार N2 लिया जाए, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो F2 होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा है। यहां पर बात करेंगे, एक रिएक्शन में इथेन ले लो, इथीन ले लो, इथाइन ले लो, याद रखिएगा वहां पर भी आपने जो आंसर देना है वो बॉन्ड लेंथ के बिहाफ पर भी आंसर देना है। एक दो एक्सेप्शन बनती है, उसे हम अलग से आपसे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर आकर समाप्त होता है। आशा करता हूं मस्त तरीके से आपने एंजॉय किया होगा। और 11th क्लास, अब आंखें बंद करके जरा सोचिए, इस 1 घंटे के लेक्चर में आपको लगभग हमने 30 से 40 क्वेश्चन करा दिए। थैंक यू।